तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पाठशाला में। तो आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो मेनली गैसेस हैं जिससे हमारा रेस्पिरेशन पॉसिबल हो पाता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे बॉडी के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव कैसे करते हैं। तो इनको मूव करने का एक सिंपल प्रोसेस है जिसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। डिफ्यूजन का मेन मीनिंग यही होता है कि किसी भी हाई प्रेशर वाले एरिया से, हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन के अंदर जब कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये कैसे होता है, इसको आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चैम्बर हैं और इनके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब ये वाला जो चैम्बर है, इसके अंदर रेड वाले जो डॉट्स हैं वो मतलब जो चैम्बर ए है उसके अंदर रेड वाले डॉट्स थोड़े ज़्यादा हैं और चैम्बर बी के अंदर रेड वाले डॉट्स कम हैं। और अगर मैं यहीं एक दूसरे कलर से भी बनाऊं तो जो चैम्बर बी है वो उसके अंदर जो ब्लू वाले जो डॉट्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है इन कंपेयर टू चैम्बर नंबर ए। तो हम जब थोड़ी देर बाद जब हम इसको देखेंगे, अगर इसके अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल है तो इसके अंदर जो क्वांटिटी है दोनों कलर्स की वो दोनों चैम्बर्स के अंदर इक्वल हो जाएगी। अगर ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू ये ब्लू कलर के डॉट्स और ये रेड कलर के डॉट्स एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में मूव कर सकते हैं, तो इसी चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे जो ब्लू वाले जो डॉट्स हैं वो चैम्बर नंबर बी से चैम्बर नंबर ए की तरफ मूव करेंगे और रेड वाले जो डॉट्स हैं चैम्बर नंबर ए से चैम्बर नंबर बी की तरफ मूव करेंगे। अपने हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ ये दोनों कलर्स मूव करेंगे। इसी चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अभी जो डिफ्यूजन है, मेनली ये जो डिफ्यूजन हमारा है ये बेस्ड होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। जो डिफरेंस होता है दोनों जगह ऊपर कंसंट्रेशन का, उसके ऊपर ही बेस्ड होता है। और इसके अंदर हमें मेनली जो हमारी जो दो गैसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब कंसंट्रेशन से मेन मीनिंग क्या है कि उनका पार्शियल प्रेशर। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता कितना है। तो पूरे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर 760 mmHg के इक्वल होता है। या फिर अगर हम इसको मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर में अगर हम लिखना चाहें तो ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब मरकरी होता है। तो अगर हमें इससे डिराइव करना है या फिर निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहें तो वो कैसे होगा कि हमारा पूरे एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर 760 होता है और वहीं हमारे जो ऑक्सीजन है उसका पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर 23% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हम इसका 760 का 23% अगर हम निकालें तो ये आएगा समथिंग अबाउट 159 mm ऑफ Hg, 159 mm ऑफ मरकरी। ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 0.3 mm ऑफ मरकरी आता है। ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। अब इसके अंदर जो मेन रोल होने वाला है वो होगा पार्शियल प्रेशर का, इन दोनों ही गैसेस का। तो इन दोनों गैसेस का अपने इंडिविजुअल एक पार्शियल प्रेशर है जिसके अकॉर्डिंग ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। सेम इनके पार्शियल प्रेशर के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कि जहाँ पर इनका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से इनके जो लेस पार्शियल प्रेशर वाला एरिया है वहाँ की तरफ ही मूव कर जाएंगे। तो अब हमें ये देखना होगा कि इनके जो डिफ्यूजन का रेट है इसको कौन सी चीज़ें, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब किन फैक्टर्स के होने या ना होने की वजह से इनका जो डिफ्यूजन का रेट है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। इसमें दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं। तो सबसे पहले हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि ये जो गैसेस हैं ये हमारे ब्लड के अंदर कितना ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, कितना ज़्यादा ये जल्दी डिज़ोल्व होकर हमारे लंग से ब्लड की तरफ जा सकती हैं या फिर हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनसे ब्लड की तरफ आ सकती हैं। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर अगर देखा जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 to 25 टाइम्स हायर सॉल्युबल है हमारे ऑक्सीजन से। इसलिए जो मेजर कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के थ्रू
हमारे ब्लड के अंदर ही ट्रेवल हो पाती है। इसके बाद हम चलते हैं पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो पार्शियल प्रेशर का मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वहाँ से वो कम पार्शियल प्रेशर की तरफ में मूव करेगा। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल भी है, जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर होता है वो होता है 159 mm ऑफ मरकरी। वही हमारे जो एल्विलाई है उसके अंदर जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है 104 mm ऑफ मरकरी। तो जो हमारा गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है हमारी, वो एटमॉस्फेयर से हमारे एल्विलाई के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी। उसके बाद आता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो थिकनेस की अगर हम बात करें तो थिकनेस जितनी ज़्यादा कम होगी किसी भी मेम्ब्रेन की, उसका एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ हो पाना उतना ही ज़्यादा ईजी होगा। तो जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था, तो अगर मैं उन दोनों के बीच की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी, अगर उसको मैं थिक कर देता तो जो एक चैम्बर है उससे दूसरे चैम्बर की तरफ उन डॉट्स का डिफ्यूज़ होना बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जो रेट होगा डिफ्यूजन का वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा उसकी वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। वहीं अगर इसके अंदर हम एग्जांपल में अगर देखें तो जैसा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के ऊपर ही कि जो हमारा एल्विलाई और जो ब्लड वेसल है उन दोनों की जो मेम्ब्रेन है वो कितनी थिक हो सकती है। तो उसके बीच में सबसे पहले तो हमें लेयर्स देखनी होंगी। तो लेयर्स के लिए सबसे पहले तो उसमें होती है स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि एल्विलाई की होती है। सिंगल लाइन जो एक लेयर होती है सिंगल सेल से बनी हुई, वो होती है एल्विलाई की। उसके बाद हमारा आता है एंडोथेलियम ऑफ क्या कहते हैं ये एल्विलर कैपिलरीज। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल सेल की लेयर होती है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। उसके अंदर कोई भी फैट या फिर और भी जो लेयर्स होती हैं हमारे ब्लड वेसल्स की वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसके बाद हमारी आती है एक बेसमेंट सब्सटेंस जो कि इन दोनों मेम्ब्रेन्स को सेपरेट करता है। ये इसका भी एरिया बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इस वजह से इन तीनों की जो मिक्स अगर मैं आपको लेंथ बताऊं तो वो 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर के ऊपर होती है, या अगर हम इसको बोलें तो 1 मिलीमीटर से बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो एल्विलाई है वहाँ से हमारे ब्लड वेसल के अंदर किस तरह से जो ऑक्सीजन है उसका डिफ्यूजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिफ्यूजन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पार्शियल प्रेशर इनके पता होने चाहिए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे ही जहाँ पर ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वहाँ से लोअर पार्शियल प्रेशर वाले एरिया की तरफ जो हमारी गैसेज हैं वो डिफ्यूज़ कर जाएंगी। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर का जो टेबल है ये वहाँ पर है, पर हम बिना टेबल के समझेंगे, हम समझदार लोग हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो जो हमारा एल्विलाई है उसके अंदर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होने के लिए हमारे जो एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से कम होना चाहिए। तो इसी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है 159 और हमारे जो एल्विलाई है उसका है 104। तो इसलिए हायर कंसंट्रेशन वाले से लोअर कंसंट्रेशन या लोअर पार्शियल प्रेशर वाले जो एरिया है जो एल्विलाई है वहाँ पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है वो एल्विलाई से बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर का अगर आप देखें तो 0.3 है पार्शियल प्रेशर और एल्विलाई के अंदर 40 मिलीमीटर ऑफ Hg है। तो ये जो हमारा एल्विलाई से कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ डिफ्यूज़ कर जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारी पल्मोनरी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कैसे कि हमारा जो इसके अंदर अगर हमें ऑक्सीजन डालना है तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि इसके अंदर पार्शियल प्रेशर जो है वो एल्विलाई से भी कम होना चाहिए, तभी इसके अंदर एल्विलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके आएगा। तो इसका जो हमारी पल्मोनरी वेन है इसका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 95 mm ऑफ Hg होता है, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्विलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है उससे थोड़ा कम ही है। तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी कैसी रहेगी। उसके बाद हमारा आता है बॉडी टिश्यूज़ के पास। जब ये हमारी जो
आर्टरीज पहुंचेंगी, तब हमारे बॉडी टिश्यूज़ के अंदर क्या है कि हमारे बॉडी टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन बहुत कम है। तो हमारा ऑक्सीजन ब्लड वेसल से टिश्यूज़ के अंदर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ब्लड वेसल्स की तरफ चला जाएगा टिश्यू से, क्योंकि हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनका पार्शियल प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है 40 तो दिया है हमारा ऑक्सीजन का और 45 दिया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाएगी हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। और जैसे कि हमने इसमें देखा कि 95 है हमारे ब्लड वेसल के अंदर, तो वहाँ 95 से 40 की तरफ वो मूव कर जाएगा, डिफ्यूज़ कर जाएगा ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर 45 से 40 की तरफ डिफ्यूज़ कर जाएगा। तो इसलिए हमारे जो ये ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है। अब ये जब दोबारा जाएगा हमारे हार्ट से पंप होकर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये हमारा एल्वेलाइज तक पहुंचेगा, लंग्स तक पहुंचेगा। तो एल्वेलाई के अंदर जैसे कि हमने देखा 104 तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और 40 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है। और हमारी ये आर्टरी के अंदर 45 है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का और 40 है ऑक्सीजन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर इसके एल्वेलाई के अंदर चली जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई से हमारे ये पल्मोनरी वेन के अंदर आ जाएगा, जो कि फिर दोबारा से हमारे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। तो ये थी साइकिल हमारे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की, जो कि हमारे एल्वेलाई से ब्लड स्ट्रीम के अंदर होता है और वहाँ से हमारे होते हुए टिश्यूज़ के पास जाता है, और ये साइकिल ऐसी चलती रहती है। इसके बाद हमें देखना होगा, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और ये बता देता हूँ। जैसे ये जो हमने एल्वेलर सैक की जो एनाटॉमी इसमें दिखाई हुई है कि ये दिखाया हुआ है कि जो ईच एल्वेलस इज़ 1/4 टू 1/2 mm डायमीटर। तो मतलब इसमें ये बताया हुआ है कि जो 1/2 मिलीमीटर जो होता है ना, उस डायमीटर का भी 1/4 हमारे एक एल्वेलाई का साइज़ होता है, एक डायमीटर होता है, जो कि लगभग 1/8 ऑफ 1 mm के इक्वल होता है। इतना छोटा हमारा ये एल्वेलाई का डायमीटर होता है। और इसकी जो ये जो थिन वॉल होती है, इसकी वजह से इसके अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी काफ़ी हाई रहता है। और इसके अंदर ये भी चीज़ है कि जो दो एल्वेलाई हैं उनके बीच में भी एक होल रहता है, एक गैप रहता है, जिससे एक एल्वेलाई दूसरे एल्वेलाई के साथ कांटेक्ट में रहती है। और यही जितनी भी एल्वेलाई एक साथ ऐसे कांटेक्ट में रहती है उनको हम एक एल्वेलर सैक बोलते हैं। उसी से ये एल्वेलर सैक का कॉन्सेप्ट आता है। और इसके बाद ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर एज कंपेयर टू एल्वेलाई रिस्पेक्टिवली। तो पार्शियल प्रेशर जो हमारे एटमॉस्फेयर और एल्वेलाई का अगर हम कंपेयर करें, तो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो काफ़ी हाई था, और रिलेटिवली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम था, एटमॉस्फेयर के अंदर 0.3 था, और एल्वेलाई के अंदर वो जाके 40 हो गया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाई एंड लो, जो कि सेकंड वाला ऑप्शन नहीं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लो है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वेलाई एंड टिश्यूज़। तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था 0.3, और एल्वेलाई के अंदर ये हो गया था 40, और टिश्यूज़ के अंदर जाके हो गया था 45। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन ऑफ RBC टू फॉर्म। तो ऑक्सीजन जब RBC के साथ मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना जाता है, तो इसका आंसर सेकंड वाला होगा। फिर उसके बाद है विद विच पार्ट ऑफ HB डू O2 मॉलिक्यूल बाइंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हीम, क्योंकि हीम जो होता है वो आयरन वाला पार्ट होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है हमारा ये आयरन वाले पार्ट के साथ ही बाइंड करता है, तो इसकी वजह से जो इसका कलर है वो रेड कलर का आता है। फिर इसके बाद ही HB + O2 और गिव्स HbO2। तो ये हमें फर्स्ट और सेकंड वाला बताना है। तो जो HB और O2 जो हमारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है, उन दोनों का बाइंडिंग जो साइट होता है वो होता है हमारा लंग्स। और जब ये
ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन जो होता है हमारे टिश्यूज़ जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, लंग्स एंड टिश्यूज़। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डैश टाइम्स हायर देन द ऑक्सीजन। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 to 25 टाइम्स ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। इसी वजह से वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है और उसका डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्वेलाई। तो एल्वेलाई का मैंने आपको बताया था कि एल्वेलाई के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल की एक लेयर होती है जो कि बहुत ही थिन होती है और ये क्या कहते हैं इरेगुलर भी होती है और हाईली वेस्कुलर भी होती है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्थ वाला उसके अंदर थिक दिया हुआ है और फर्स्ट वाले में थिन है, और जो हमारी एल्वेलाई की जो लेयर है वो जितनी ज़्यादा थिन होगी उतना ही उसके अंदर डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होगा। इसके बाद है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई एंड टिश्यूज़ रिस्पेक्टिवली। तो एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 था और टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। फिर इसके बाद है विच आर दी 3 मेन लेयर्स दैट फॉर्म्स द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमारी जो 3 मेन लेयर्स थी, सबसे पहले तो हमारे पास था कि जो एंडोथीलियम जो लेयर थी हमारी ब्लड कैपिलरीज की, दूसरी हमारी बेसमेंट सब्सटेंस, और थर्ड थी हमारी जो एल्वेलाई की जो लेयर थी वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, जो कि इसके अंदर दिया हुआ है थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस। फिर इसके बाद हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो थिन भी होता है, परमेबल टू गैसेस भी होता है, एक्सटेंसिव, फिर है लीस्ट वेस्कुलर, फिर है मॉइस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लीस्ट वेस्कुलर, क्योंकि यही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस के पास नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। हमारे जो ये रेस्पिरेटरी सरफेस है हाईली वेस्कुलर होना चाहिए, तभी सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन हो पाएगा। फिर इसके बाद है विच फैक्टर फेवर द बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन इन टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है तो उसके लिए मेन जो हमारे जो फैक्टर्स होने चाहिए, सबसे पहला तो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद है इन मैच्योर मैमेलियन इरेथ्रोसाइट्स रेस्पिरेशन इज। तो जो मैच्योर जो इरेथ्रोसाइट्स होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है और ना ही उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसलिए उसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी ज़रूर जाके चेक करना, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करना, इसके नीचे कमेंट प्लीज़ करके बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और जो भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।